बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हालात एकदम से ख़राबी की तरफ बढ़ने लगे हैं और इसमें ख़ुद हुकूमत का हिस्सा भी है, जिसमें लब्बैक तहरीक का जो लॉन्ग मार्च है उसको सबूताज करने के लिए जिस बेतदबीरी बल्कि जानबूझकर की गई बदतदबीरी से काम लिया, उसके नतीजे में हालात बिगड़े हैं और हालात मज़ीद बिगड़ने का अंदेशा है। और आज हड़ताल भी हो रही है तंज़ीमात अहले सुन्नत की तरफ से, जबकि कल जो मुज़ाहरे हुए हैं महंगाई के ख़िलाफ़, उनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अवाम की अक्सरियत किस तरह ग़ैज़ो ग़ज़ब से उबल रही है। और इन मुज़ाहरों की एक अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ़ हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए गए, बल्कि कुछ और लोगों के ख़िलाफ़ भी नाराज़नी की गई, जो एक अच्छा शगुन नहीं है। इन वाक़यात की तरफ आने से पहले एक इत्तला मैं दे दूँ कि इमरान खान ने अब फ़ैसला किया है, और ये बड़ा एक अहमकाना और बाद अज़ वक़्त फ़ैसला है कि सऊदी अरब से मिन्नत तरला किया जाएगा कि वो फ़ौज के साथ उनकी मुसालियत करा दें। फ़ौज के साथ कैसे मुसालियत होगी? कल तक तो ये धमकियाँ दे रहा था, इसने जो धमकियाँ दी थी उसमें मेरा इशारा इस तरफ नहीं है कि मैं असम्बली तोड़ दूँगा या मैं ये कर दूँगा, बल्कि उसमें सीधी-सादी धमकी जो उसने एक पैगाम्बर के ज़रिए पहुँचाने की कोशिश की, वो ये थी कि मैं बरतरफ कर दूँगा। किसे बरतरफ कर दूँगा आप समझ गए होंगे। तो उस धमकी से भी काम नहीं चला, तो अब धमकियों के बाद ये अब तरलों का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया गया है। पेशगोई तो नहीं की जा सकती कि सऊदी अरब इस फरियाद के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है, क्या जवाब देता है, लेकिन जो हालात माज़ी के रहे हैं उनकी मदद से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से मायूस कुन जवाब ही मिलेगा, इसलिए कि इन्होंने खान साहब ने सऊदी अरब के साथ जो कुछ किया है अब तक, मसलसल सऊदी अरब के साथ इन्होंने तज़लील का रवैया अख्तियार किया, जिसकी पूरी तफ़सील अगर मैं बयान करूँ तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। लेकिन उसमें ख़ास वाक़या वही है, जब ये सऊदी अरब के शाही तैयारे पर अमेरिका जा रहा था, तो वहाँ इससे पहले इसने होटल में सऊदी शाह के ख़िलाफ़ कोई नहायत तंज़िया और तहक़ीर आमेज़ गुफ्तगू की, जिस तरह की गुफ्तगू करने का ये आदी है। और ये बहुत लूज़ टॉक करता है और अल्फाज का चुनाव इस तरह करता है जैसे किसी बाज़ार में किसी थड़े पर बैठा हुआ आदमी हो। तो वो गुफ्तगू जो थी वो इमरान खान की अमेरिका रवानगी के बाद इनके नोटिस में आई, तो फिर ये जहाज़ वापस बुला लिया गया। उसके बाद मलेशिया वाला वाक़या हुआ, उसके बाद और कई वाक़यात हुए। तो सऊदी अरब के साथ इसके जो तल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। सऊदी अरब ने जितनी भी माली मदद की है वो आपकी इल्म है, ऑन द रिकॉर्ड है कि पाकिस्तानी फ़ौज की जो आला क़यादत है, उनके राब्तों की वजह से सऊदी अरब ने जब भी मदद की, उन राब्तों की वजह से की, चाहे उसमें कुछ कर्ज़े की रकम हो जिसका वापसी का मुतालबा करने का फ़ैसला उन्होंने तब्दील किया, और फिर तेल को उधार अदायगी की शर्त पर देने का वादा भी किया। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन वो अस्करी क़यादत की वजह से हुए, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज का सऊदी अरब के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। वज़ीर-ए-आज़म चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे ज़रदारी हो, ज़रदारी की पार्टी का कोई आदमी हो, वो तल्लुकात अपनी जगह पर एक अलग रास्ता रखते हैं, और हुकूमत के साथ जब मामला होता है वो अलग रास्ता रखते हैं। नवाज़ शरीफ के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत मिसाली थे, लेकिन ये एक गेम खेली गई, और वो किन्होंने खेली वो आपके इल्म में है कि यमन की जंग में शिरकत का वादा करवा कर बाद में कौमी असम्बली में PTI के ज़रिए करारदाद पेश करवा दी गई, जिसका ज़ाहिर सारा मलबा फिर नवाज़ शरीफ पर गिरा। लेकिन बाद में अब सऊदी अरब को भी अंदाज़ा हो गया कि ये नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक गेम प्लान किया गया था, ये साजिश भी उसी का हिस्सा थी। नाज़रीन, दूसरा वाक़या, कल महंगाई के ख़िलाफ़ जो जुलूस निकले हैं, उन्होंने अवाम का मूड बता दिया है, और आने वाले दिनों में ये जुलूसों की तादाद बढ़ती जाएगी। दूसरी पार्टियाँ भी इसमें हिस्सा ले रही हैं, PDM है, पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, ANP है, और दूसरी जमातें हैं। आज़ाद कश्मीर में बड़े मुज़ाहरे हुए हैं, गिलगित में बड़े मुज़ाहरे हुए हैं, कराची में बहुत बड़ा जुलूस निकला है, लाहौर, पिंडी से लेकर पंजाब के तमाम शहरों तक, सिंध के तमाम बड़े शहरों तक ये जुलूस निकले और मुज़ाहरे हुए हैं, और उनमें बड़े एग्रेसिव किस्म के नारे लगाए गए हैं, जो ज़ाहिर है इदारों के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। और इदारे पहले ही वो पछता रहे हैं कि ये हमने क्या कर डाला। तो अब अवाम का जो ग़ज़ब है वो तब तक नहीं टलेगा जब तक इस नहूसत-ए-उज़्मा से जान नहीं छूट जाती। तो ये नहूसत-ए-उज़्मा से जान कैसे छूटेगी, ये तो आने वाले 10-12 दिन बता देंगे। और इसमें एक साहब ने तबसरा दिलचस्प ये किया कि लोग तो चाहते हैं कि ये हुकूमत कल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हुकूमत 2-3 महीने और चले, क्योंकि जिस तरह की ज़िल्लत और रुसवाई और बेबसी का आलम इस पर तारी है, वो मैंने तारीख़ में इससे पहले कहीं नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 महीने इसी तरह की ज़िल्लत और रुसवाई इस पर तारी रहे, और मैं अपना दिल ठंडा कर सकूँ, क्योंकि इसने अवाम के साथ जो जुल्म किया है, सफ़ाकाना दरिंदगी के साथ अवाम का जीना जिस तरह इसने हराम किया, और जिस तरह इसने
लोगों की रोटी रोज़ी छीनी है। और जैसा कि कल या परसों आपने एक सर्वे में देखा होगा कि उन लोगों की तादाद अब तकरीबन 70% हो गई है जो ये कहते हैं कि उनके अखराजात हैं वो इस आमदनी में अब पूरे नहीं हो रहे, यानी वो अब रोटी कुर्बान करने पर मजबूर हो गए हैं। वो और वही बात पूरी हो गई जो PTI ने हुकूमत में आते ही कहा था कि अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो 1 रोटी खाएं। यानी 70% घरानों के हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि वो 2 की जगह 1 या 1.5 रोटी खाने पर मजबूर हो गए, और वो भी इस तरीक़ाकार की बदौलत कि उन्होंने अपने बहुत से अखराजात कम कर दिए हैं। तो ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहरे शुरू हुए हैं, ये एक उमड़ता हुआ तूफ़ान है, और दूसरा उमड़ता हुआ तूफ़ान जो है वो तहरीक लब्बैक का है, जिसको इमरान खान ने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया था। और नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, और ये पार्टी जो है ये एक ताकत बन गई है, और इसके अंदर वो सलाहियत पैदा हो गई है कि वो किसी भी चीज़ को, निज़ाम ज़िंदगी को जब भी चाहे मफलूज कर सकती है। और अब इस बला को जिन लोगों ने बोतल से निकाला था, जिन लोगों ने इसे तख्लीक किया था, उनके लिए भी परेशानी का बास बन गई है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इस तहरीक को किसने क्यों पैदा किया था। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो एक अजीम ग्रेट गेम शुरू की गई थी पनामा स्कैंडल के बाद, पनामा स्कैंडल की सूरत में जिसका आगाज़ हुआ था, उसी के तहत इस तंजीम को भी वजूद में लाया गया था, और मकसद था नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराना। उसके लिए इस्तेमाल किया। अगर हज़ार रुपए के नोट भी तकसीम किए गए, वो भी आपने देखे होंगे। और अब जो है ये तजर्बा उन्हीं के लिए मसला बन गया है। नाज़रीन, ये तजर्बा पहला नहीं था, ये तजर्बा माजी में भी हमने देखा है कि ये 1980 की दहाई से ये सिलसिला शुरू हुआ है तजर्बात का। मसलन MQM बनाई गई, जिसका मकसद था कराची से कौमी सियासी जमातों का खात्मा करना, बिलखुसूस जो वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी जमात इस्लामी, उसको साफ करना चाहता ज़ियाउल हक। और ज़ियाउल हक की ये पॉलिसी थी कि कराची से कौमी जमातों का वजूद मिट जाए, और वो ज़ियाउल हक इसमें कामयाब रहे। वहाँ कौमी जमातों का वजूद मिटा दिया गया, उसमें रियासती ताकत भी इस्तेमाल की गई। जिस तरह के जो आखिरी बल्दिया थी जमात इस्लामी की ज़ियाउल हक के दौर में, उसको गौस अली शाह के ज़रिए ख़त्म करवाया गया पुलिस एक्शन करा के। तो उसके बाद जब MQM बहुत बड़ा तूफ़ान बन गई, तो उसको काउंटर करने के लिए या उसको थोड़ा कंट्रोल में करने के लिए, चेक के लिए MQM हकीकी बनाई गई। वो नाकाम हुई तो एक मसल की तहरीक बनाई गई जिसने मजहबी बुनियादों पर इकट्ठा किया, लेकिन उसमें ज़्यादातर महाजिर थे, और वो बेशतर जो हकीकी के दिल बर्दाश्ता कारकुन थे वो इसमें शामिल हुए, और उसका MQM से तसादम भी हुआ। और एक बहुत बड़े बम धमाके के बाद जब उसकी सारी क़यादत ख़त्म हो गई तो वो पार्टी कमज़ोर हो गई। उसके बाद ये पार्टी निकाली गई। माज़ी करीब में देखा कि ये फैसला किया गया कि बलूचिस्तान में भी किसी कौमी सियासी पार्टी के वजूद नहीं रहने दिया जाएगा। यानी बलूचिस्तान जहाँ पहले ही अलहदगी की तहरीकें मौजूद हैं, दहशतगर्दी मौजूद है, और कई किस्म के अनासर हैं जो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है, उनमें मजहबी अनासर भी हैं, उनमें लिसानी अनासर भी हैं। तो वहाँ बजाय इसके कि कौमी जमातों को मजबूत किया जाए, कौमी जमातों का ख़ात्मा कर दिया गया। अब वहाँ सिवाय JUI के मैदान में कोई भी कौमी सियासत मौजूद नहीं है। बाकी सब इलाकाई पार्टी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो बलोच हैं, और कौमी जमातों को ख़त्म करके, मुस्लिम लीग को ख़त्म करके एक इलाकाई पार्टी बाप के नाम से निकाली गई, जिसके अब 2 टुकड़े हो गए, जिसके अंदर अब जूतियों में दाल बट रही है। और मुखालफ धड़ा जो है वो तकरीबन 34 से ज़्यादा अरकान उसमें शामिल, बल्कि 38 अरकान शामिल है, क्योंकि 34 अरकान तो कल शाम तक स्पीकर अब्दुल कद्दूस बिजंजो की रिहाइश गाह पर मौजूद थे, और जो 4 अरकान लापता थे वो इस्लामाबाद में नमूदार हो गए हैं, और उन्होंने ऐलान किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद का साथ देंगे, और आज वो कोयटा पहुँच रहे हैं। गोया कि इनकी तादाद 38 हो गई है। और इस धड़े को इमरान खान की हमायत हासिल है, वो यानी जाम कमाल के धड़े को, उसकी अरकान की तादाद जो है वो 30 से भी कम रह गई है। तो नतीजा तो साफ ज़ाहिर है कि ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, सिवाय इसके कि ऊपर बैठे हुए हजरात कोई फ़ैसला ऐसा कर लें कि नहीं, अभी फ़िलहाल हमने ये काम नहीं होने देना। तो अगर ऐसा फ़ैसला नहीं करते तो फिर तो जाम कमाल की शामत पक्की है। एक अच्छी इतला जो हलकों से मिल रही है वो ये है कि ये सियासी जमातें अपनी पसंद की बनाने का जो तजर्बा है, इसको खैर बात कहने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इसमें जो सबसे आखिरी कील ठोकी वो तहरीक इंसाफ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी उन्होंने बनाई है, उनकी आखिरी कड़ी थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हकीकी मजहबी लिसानी तहरीक, वो लियारी गैंग, और बाप, और इस तरह की दूसरी काफ लीग, और आखिरी पार्टी उन्होंने बनाई ये तहरीक इंसाफ। तो इस तजर्बे की जो नाकामी है, वो नाकामी उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। अगर मुझे इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, क्योंकि ये डिज़ास्टर है इतना बड़ा कि जिसका जो सदमा है पाकिस्तान को, जो शाक लगा है, जो नुकसान हुआ है,
वो सकूत ढाका से भी अपने हुजम में कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस हद तक इन्होंने मईशत तबाह की है इस टोले ने। तो अब वहाँ सुना है कि इस तरह की इतलात हैं कि आइंदा से ऐसा कोई तजर्बा ना करने का फ़ैसला किया गया है और सियासत को सियासी जमातों पर छोड़ दिया जाएगा इन दी लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म अलबत्ता उनकी मुदाखलत रहेगी, क्योंकि फ़िलहाल जिस सूरत हाल में पाकिस्तान फंस गया है उसमें मामलात को हालात के धारे पर छोड़ देना भी एक तबाही का पेश खैमा होगा। और ये नज़र भी आ रहा है कि इस वक्त हालात जो है वो किसी न किसी मुदाखलत का तकाजा कर रहे हैं। वरना खुदा न खास्ता जिस तरह दहशत गर्दी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि हर रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। एक दिन पख्तूनख्वा में होते हैं साबक फाटा के इलाके में, एक दिन पख्तूनख्वा के पुराने बंदोबस्ती इलाके में होते हैं, तो एक दिन बलूचिस्तान में होते हैं। कोई नागा नहीं हो रहा। दहशत गर्द यानी गोया कि फिर से तक़वियत पकड़ गए हैं। और दहशत गर्दों की इस तक़वियत पकड़ने की वजह इमरान खान है, जो दहशत गर्दों के लिए नरम गोशा रखता है और जिसने हुकूमत में आते ही एहसान को फ़रार करवाया और तहरीक तालिबान से राब्ते किया, और जिसकी हुकूमत ने ये ऐलान किया, शाह महमूद कुरैशी का बयान अभी 1 महीना भी शायद हुआ होगा कि हम TTP को आम माफ़ी देने के लिए तैयार हैं। तो गोया कि ये दहशत गर्दों का और PTI का एजेंडा एक ही है। तो इन मामलात के बाद जो हालात को बिल्कुल कुदरती बहाव पर जाने की इजाज़त देना एक और मज़ीद बड़ी तबाही को दावत देने के मुतरादिफ होगा। चुनांचे किसी न किसी तरह की मैनेज्ड या कंट्रोल्ड इंटरवेंशन जो है वो करनी पड़ेगी, तब ही जाकर हालात को काबू में करने का रास्ता निकाला जा सकेगा। लेकिन हालात को काबू में आते आते काफ़ी देर लग जाएगी, क्योंकि किसी भी मुल्क को ख़त्म करने के लिए आसान तरीन तरीका ये है कि उसकी मईशत तबाह कर दो, और वो मईशत तबाह कर दी गई है एक एजेंडे के तहत। मैंने माजी में अपने कई व्लॉग्स में कहा है कि ये बहुत सारे लोगों की ये अक्सरियत की ये राय है कि इमरान खान की हुकूमत नालायकी की वजह से ये सब कुछ कर रही है। मैं अपने इसरार पर कायम था और कायम हूँ कि ये नालायकी की वजह से नहीं, ये एजेंडे पर है। और ये गवर्नर स्टेट बैंक का जो बयान आया है लंदन से, वो इस बात को तक़वियत देता है कि डॉलर की कीमत भी एजेंडे के तहत बढ़ाई जा रही है। यानी उसने लंदन में एक सवाल के जवाब में डॉलर की कीमत बढ़ने पर तशवीश का इजहार नहीं किया। ये भी नहीं कहा कि हम इस कीमत को कंट्रोल करेंगे, बल्कि ये कहा कि इससे तो फ़ायदा हो रहा है उन पाकिस्तानियों को जो बाहर रहते हैं, यानी 80 लाख पाकिस्तानियों का। हालांकि ये 80 लाख पाकिस्तानी पूरी की पूरी तादाद जो है वो पाकिस्तान पैसे नहीं भेजती, इसलिए कि 80 लाख में बहुत सारे वो हैं जो अपने घर बार समेत बरतानिया मुंतकिल हो चुके हैं। उनको पाकिस्तान में किसी को पैसा भेजने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती, क्योंकि वो उनकी पूरी की पूरी फैमिली बरतानिया या अमेरिका में मुकीम है। तो ये तादाद कम हो जाती है। लेकिन इसे छोड़िए, चाहे तादाद कम हो या ज़्यादा हो, गवर्नर स्टेट बैंक की तरफ से इस तरह का बयान आना क्या इशारा देता है? यही कि ये सब कुछ एजेंडे पर हो रहा है। और बाज़ कालम नवीसों ने लिखा है कि ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान है और गलत बयान दिया है, ये ऑक्सफोर्ड ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये जो तज्ज़िया किया गया, ये जो मफ़हूम अख़ज़ किया गया, ये गलत है। ये इस बात की नफ़ी है कि वो आप इसको एजेंडे पर नहीं समझते, ये एजेंडे पर है। ये इससे पहले मिस्र और सर्बिया की मईशत तबाह कर चुका है और मिस्र अभी तक माशी बहरान के गिरदाब से नहीं निकल सका। हालांकि इस गवर्नर मौसूफ को मिस्र की जान छोड़े कई साल हो गए। यानी इतनी ये ज़्यादा तबाही का माहिर है ये शख्स, जिसको स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया गया। तो ये गवर्नर जो लगाया गया, ये भी सोच समझ कर लगाया गया माजी के तजर्बे के हवाले से, क्योंकि मकसद था पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर आलमी मालियाती इदारों के अंदर गिरवी रख देना। अब जब मुसीबत आई है तो ये कुछ शर्तें उनकी नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से IMF के साथ जो मुज़ाकरात रुक गए और किस्त ख़तरे में पड़ गई है। और किस्त ख़तरे में तो पड़ने की इजाज़त नहीं देगी ये हुकूमत, लिहाजा IMF के जो मज़ीद मुतालबात हैं और जिनमें वो मसलसल इजाफ़ा करती जा रही है, उनको ये पूरा करके छोड़ेंगे। और बिजली और गैस के जो मज़ीद बम इस हफ़्ते नाज़िल होने, उसके बाद महंगाई की सूरत हाल और ज़्यादा नाजुक हो जाएगी। और आज ही अपोजिशन के एक लीडर ने ख़बरदार किया है कि महंगाई का एक और बड़ा रेला इसी 15वाड़े या हफ़्ते में आने वाला है। तो ये वो तबाही की दास्तान है जो इमरान खान ने रकम की है। तो इससे निपटने के लिए अब किसी न किसी तरह की इंटरवेंशन जो है वो ज़रूरी हो गई है, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से हो, चाहे वो किसी और बंदोबस्त के ज़रिए से हो। कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना तो फिर किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। नाज़रीन, तड़ियाँ और धमकियाँ तो काम नहीं आई और इमरान खान को साफ बता दिया गया है कि तुमने जो करना है कर लो। ISI का नया चीफ यही जनरल है जो तुमसे कल मिलने आया था
اور تم کو بتانے آیا تھا کہ میں اب نیا باس ہوں اس قومی سیکورٹی انٹیلیجنس ادارے کا۔ تو وہ قصہ یہ اس طرح ہوا۔ تو ناظرین، آخر میں مجھے اعتزاز احسن کا ایک بیان کا جواب دینا ہے۔ اعتزاز احسن عمران خان کے بڑے بہت ہی سخت قسم کے عقیدت مند ہیں۔ عمران خان سے جتنی عقیدت اعتزاز احسن کو ہے اتنی تو مراد سعید کو بھی نہیں ہوگی۔ تو اعتزاز احسن نے کہا ہے اپنی طرف سے اپنے قائد کا وہ رتبہ بڑھانے کے لیے کہ عمران خان موجودہ حالات میں باقی کے 2 سال اپوزیشن میں بیٹھ کر گزار لے گا۔ یہ اعتزاز احسن نے عمران خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، لیکن میں اس دعوے کو بہت 100% شک کے ساتھ دیکھتا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گا جس کو اس کی پیرنی نے یہ خوشخبری سنا دی ہو کہ تم تا حیات اس ملک کے بادشاہ رہو گے۔ اس کو اگر حکومت سے نکال دیا جائے تو اس کو جو شاک لگے گا اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بہت اچھا ماہر نفسیات ہی اس کا اندازہ کر سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت سے الگ ہونے کے بعد ملک سے بھاگ جائے گا۔ یہ پاکستان میں سیاست کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جذباتی اور نفسیاتی صدمے کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کو ووٹ تو ملنے نہیں ہے عوام میں، یہ کسی بھی منہ سے جا نہیں سکتا۔ کل یہ لاہور میں آیا اور اس نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اجلاس بلایا اور اپنی پارٹی والوں سے پوچھا کہ یہ جس حلقے میں ضمنی انتخابات ہونے وہاں صورتحال کیا ہے، تو انہوں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہاں ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں جو ان کا خلاصہ تھا وہ اگر میں اسے ایک مزاحیہ فقرے میں استعمال کروں تو وہ اس طرح کا تھا کہ جناب ہمیں اگر ضمنی الیکشن ہوئے تو اس میں ہمیں ریکارڈ تعداد میں پڑیں گے۔ کیا پڑیں گے؟ ووٹ نہیں، جوتے۔ اور جس کا ایک ٹریلر اس کے امیدوار کی قیامت پر چل بھی چکا ہے، چلایا بھی جا چکا ہے۔ اور جو مہنگائی کے خلاف جلوس نکلے ہیں، یہ جلوس جو ہے یہ اس کا استقبال کریں گے۔ تو وہاں تو حلقے کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں یعنی اس کے جیتنے کا تو سوال بعد میں ہے، اور وہ دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتا، لیکن یہ جلسے کرنے کی اور عوام سے رابطے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس میں ایک اور اس نے کام کیا کہ بزدار کو یہ ہدایت کی جو ٹی وی چینلز پر چلی، اخبارات میں بھی چھپی ہے۔ انہوں نے عمران خان وزیر اعلیٰ کو ہدایت کی کہ یہ الیکشن جیتنے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جائیں۔ اب عثمان بزدار کے پاس کون سے وسائل ہیں؟ کوئی بھی وسائل اس کے پاس نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکے۔ ہاں، بطور وزیر اعلیٰ اس کے پاس پوری پنجاب گورنمنٹ کے وسائل ہیں، خزانہ بھی اس کے پاس ہے، پولیس بھی اس کے پاس ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ تو گویا کہ عمران خان کا مطلب یہ تھا کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی نہیں لڑے گی بلکہ حکومت لڑے گی، اور قومی خزانے کے اور قومی وسائل کے بل پر لڑے گی۔ یہ تو خیر بڑی دور کی کوڑی اس نے پھینک دی، لیکن اس کے اس بیان پر الیکشن کمیشن نوٹس لے سکتا ہے کہ ایک ضمنی الیکشن حکومت کے وسائل پر کیسے لڑا جا سکتا ہے۔ ناظرین، پروگرام کے بالکل آخر میں یہ ایک چھوٹی سی اطلاع میں آپ کو دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لندن گئے ہوئے ہیں، تو کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ نواز شریف کے لیے کوئی پیغام لے کر گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نواز شریف صاحب ان سے نہیں ملنا چاہتے اور فی الحال ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس 30 ارکان ہیں اسمبلی کے، تو ان میں سے 20 وہ ہیں جنہوں نے نواز شریف سے براہ راست رابطہ کر رکھا ہے، اور وہ وہاں سے ایک اشارہ آنے پر 1 منٹ کے اندر اندر وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیں گے۔ تو جہانگیر ترین کے پاس جو ایک لیوریج تھا گروپ کا دباؤ ڈالنے کا، یہ ایک بلاک استعمال کرنے کا جو اس کے پاس بندوبست تھا، وہ اب نہیں رہا ہے۔ اب جہانگیر ترین ایک عام آدمی، جس طرح مشرف کے دور میں عام آدمی سے مراد سیاسی طور پر عام آدمی، ویسے تو وہ بہت بڑا ارب خرب پتی ہے لیکن سیاسی طور پر وہ ایک عام آدمی ہے، اور اس کے پاس کوئی گروپ نہیں ہے، کیونکہ وہ پلان بھی ختم کر دیا گیا ہے جس کے تحت جہانگیر ترین گروپ کو کچھ دوسری پارٹیوں سے ملا کر ایک نئی کنگز پارٹی بنائی جانی تھی۔ وہ پلان ختم ہو گیا ہے، اور اب جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ کسی شماروں کی تار میں نہیں رہے گا۔ چنانچہ نواز شریف کو ان سے ملاقات کی ضرورت بھی نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کسی ادارے کی طرف سے پیغام لے کر گئے ہیں تو ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے، بلکہ میری اطلاع ہے کہ کسی اور کی طرف سے جو پیغامات نواز شریف کو جا رہے ہیں ان کے لیے ایلچی پہلے سے موجود ہے، لہٰذا جہانگیر ترین کے ذریعے کوئی پیغام بھیجنے کی کوئی خاص وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ناظرین، اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔